हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलनों। त्रिकोणमितीय फलन के जो भी समीकरण होते हैं ना उनका हल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक चीज़ बता देते हैं। देखो, ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, ध्यान से देखना। जीरो से साइन का ग्राफ स्टार्ट हुआ और फिर से 2 पाई पे जाके जीरो हो गया। उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ और फिर से यहाँ पे जीरो हो गया। यानी कि साइन का जो ग्राफ है वो 2 पाई के बाद रिपीट होता जाता है। ऐसे ही कॉस का जो ग्राफ है वो 2 पाई के बाद रिपीट होता रहता है। ठीक है, टेन का जो ग्राफ होता है वो जीरो से अनंत जाता है, फिर माइनस अनंत से जीरो आ जाता है। यानी कि जीरो से लेके पाई पे रिपीट होने लग जाता है। देखो, पाई पे यहाँ आ गया, फिर से यहाँ पे 2 पाई पे यहीं आ गया। यानी कि टेन का जो ग्राफ है वो प्रत्येक पाई के बाद बदलता रहता है। ठीक है, एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि साइन और कॉस का जो आवर्तकाल होता है वो तो 2 पाई होता है, या फिर आवर्त कोण जो होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, और टेन का होता है पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से मान के चलो हमको यहाँ पे दे रखा है थीटा एंगल दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ लिया कि साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे मान के चलो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो थीटा का हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, या फिर हमको ये बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं ताकि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1/2 रहे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू प्लस है। तो प्लस कहाँ पे होता है, साइन थीटा पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू हम पहले चतुर्थांश में ले सकते हैं और दूसरे चतुर्थांश में ले सकते हैं। अब क्या क्या ले सकते हैं, मान के चलो हमको पता है कि साइन थीटा होता है वो 30 डिग्री पे होता है 1/2। यानी कि थीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं 30 डिग्री। फिर उसके बाद इधर घूम के हम जब जाएंगे तो थीटा दूसरे चतुर्थांश में भी तो भाई प्लस ही होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में हम थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं, पाई माइनस 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6, यानी कि 5 पाई/6 हो गया। ठीक है, यानी कि जब हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे 5 पाई/6 हो गया, तब भी जो है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। उसके बाद फिर से 2 पाई घूम के फिर से यहीं आ जाएंगे और फिर थोड़ा घूम के यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद फिर से ऐसे ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ना इसकी अनंत वैल्यू हो जाएंगी जिन पर साइन थीटा का मान 1/2 होगा। तो वो जो अनंत वैल्यू होती है ना, उनको जब हम यहाँ पे लिख देते हैं तो वो होता है साइन थीटा बराबर 1/2 का व्यापक हल। ठीक है, और जीरो से लेकर के और 2 पाई के बीच की जो वैल्यू होती हैं उनको जब हम लिख देते हैं तो वो होता है साइन थीटा का मुख्य हल। जैसे कि जीरो से लेकर और 2 पाई के बीच में साइन थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री पे और थीटा बराबर 150 डिग्री पे क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है। यानी कि 30 डिग्री और जो 150 डिग्री है वो तो हो गए हमारे मुख्य हल, और जो अनंत अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना वो हो गए व्यापक हल। ठीक है, इस प्रकार से। और कॉस कॉस में भी सेम चलता है, लेकिन टेन में क्या होता है, टेन में टेन जो है वो पाई के बाद चेंज होता रहता है। तो जीरो से और पाई के लिए चेक करते हैं टेन में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं व्यापक हल को। तो उसको लिखने से पहले ना हम आपको चलो बता ही देते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे थीटा है, मान के चलो अब 30 डिग्री को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थीटा है और ये साइन की वैल्यू है वो प्लस है। ठीक है, तो 0 पाई, 2 पाई, और यहाँ पे होता है पाई, 3 पाई और 5 पाई। ठीक है, इसको 2 को 3 को 5 को इन सबको नाम एन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, एन। यानी कि जीरो, एन की वैल्यू जीरो रख दी तो जीरो आ गया, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पाई आ गया। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं एन पाई। ठीक है, एन पाई का कहने का मतलब है जब एन बिलोंग्स टू जेड होगा, यानी कि एन की वैल्यू हम पूर्णांक रखेंगे, तो ये एन पाई जो है वो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई और जीरो, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि थीटा, जैसे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू प्लस है ना, तो जब यहाँ पे एन की वैल्यू जो है 2, 4, 6 होगी तो इसमें प्लस होगा, इधर ऊपर की साइड प्लस होगा ना। यानी कि
जब जैसे मान के चलो ये थीटा है, ठीक है, तो एन पाई में क्या हो रहा है, थीटा प्लस हो रहा है जब एन की वैल्यू क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। और जब एन की वैल्यू विषम संख्या होगी, 3 होगी, 5 होगी, 1 होगा, 7 होगी, तो जो हमारा 30 डिग्री था ना वो क्या हो गया, इधर से माइनस हो गया। अगर हम पाई में से 30 डिग्री माइनस कर दें ना, तब हमारा ये कोण आता है 5π/6। यानी कि जब एन की वैल्यू विषम संख्या होगी तो हमारा जो 30 डिग्री है यानी कि जो हमारा थीटा है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो डायरेक्ट भी बता सकते थे हम आपके लिए क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं ना तो अच्छा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते हैं थीटा जो है हमारा साइन थीटा का व्यापक जो हल होता है, ठीक है, x बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब देखो एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे ना, तो 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 रखते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। यानी कि जब एन की वैल्यू सम संख्या होगी तो हमारा ये जो थीटा है वो अपने आप ही प्लस हो जाएगा। और जब एन की वैल्यू हम विषम संख्या रखेंगे तो -1 की पावर विषम हो जाएगा, यानी कि ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है x बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन थीटा जो होता है साइन थीटा का व्यापक हल होता है, ठीक है। x बराबर साइन थीटा का व्यापक हल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस की। तो देखो जब कॉस की बात करते हैं तो कॉस जो है वो पहले चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस होता है, और चौथे चतुर्थांश में प्लस होता है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थीटा बराबर नीचे हो जाएगा -30 डिग्री, ठीक है। यानी कि जब n की वैल्यू 2, इधर देखो अब इधर कॉस नहीं आ रहा ना, यानी कि विषम पाई से हमको कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, सम पाई से मतलब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू सम पाई को किससे लिखते हैं, 2n पाई से लिखते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब 2n पाई में प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा, हमारा कॉस जो है वो प्लस का आएगा, ठीक है। और अगर हम 2n पाई में से माइनस करेंगे तब भी हमारा कॉस क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यानी कि 2n पाई में हम प्लस कर लें या माइनस कर लें, हमारा कॉस हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो कॉस थीटा का जो व्यापक हल होता है वो होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। आप ये बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है, नई वाली बुक में नहीं है, पुरानी बुक में है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 2n पाई में थीटा को प्लस कर लो या माइनस कर लो जब cos x बराबर हो cos थीटा, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं हम tan की। तो tan हमारा पहले चतुर्थांश में प्लस होता है और तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि 2 पाई में प्लस करेंगे तब भी tan प्लस हो रहा है, और विषम पाई में प्लस करेंगे तब भी tan प्लस हो रहा है। यानी कि कोई सा भी पाई हो, विषम पाई हो या सम पाई हो, कोई सा भी पाई हो, अगर हम उसमें प्लस करेंगे थीटा को तो हमारा टेन थीटा क्या होगा, प्लस ही होगा। तो टेन थीटा का व्यापक हल होता है एन पाई प्लस थीटा, ठीक है। विषम भी हो या सम भी हो, प्लस करने पे टेन थीटा हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बराबर एन पाई प्लस थीटा, ये होता है हमारा टेन एक्स बराबर टेन थीटा का व्यापक हल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में या डिग्री में कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमसे देखो ये बोल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 10x बराबर √3, ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि इसका हमको मुख्य हल और व्यापक हल या मुख्य मान और व्यापक मान हमको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि जब भी x की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है यानी कि π/3 होती है तो हमारा tan जो है वो क्या होता है, √3 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो tan π/3, ठीक है। यानी कि जब थीटा की वैल्यू π/3 होती है तो हमारा tan है वो क्या हो जाता है, √3 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर π/3 जो है क्या है, इसका मुख्य हल है, ठीक है। क्या है, मुख्य हल है। यानी कि x बराबर π/3 कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि x बराबर π/3 क्या हो गया, इसका मुख्य हल हो गया। अब दूसरी चीज
कि सर अभी आपने बताया कि टेन जो है वो तीसरे चतुर्थांश में भी क्या होता है, प्लस होता है। तो तीसरे चतुर्थांश में हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम तीसरे चतुर्थांश में लिखेंगे टेन पाई, तो ये रहा, और पाई प्लस पाई बाई थ्री ये रहा। तो ये हो गया हमारा 4 पाई बाई 3। देखो 3 इधर आएगा, 4, ये बन गया 4 पाई बाई 3 यानी 4 पाई बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई बाई 3, यानी कि x बराबर पाई बाई 3 या फिर 4 पाई बाई 3 पे जो है टेन हमारा √3 के बराबर होगा। यानी ये जो समीकरण है इसको हमने सॉल्व कर दिया, हमारे आंसर आ गए पाई बाई 3 या फिर 4 पाई बाई 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सी बुक में ना ज़्यादातर पाई बाई 3 को ही इसका हल माना जाता है, मुख्य हल। ठीक है, हल तो ये भी है लेकिन मुख्य हल ये माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि टेन की जो वैल्यू है ना वो जीरो से और पाई पर रिपीट, पाई के बाद रिपीट होती जाती है। तो पाई के बाद रिपीट होती जाती है, तो पाई से छोटी वैल्यू ही लेंगे। तो पाई से छोटी वाली वैल्यू ये है और ये पाई से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं या फिर एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए मुख्य हल। अब हम बात करते हैं व्यापक हल की। तो देखो व्यापक हल होता है हमारा tan x बराबर अगर tan थीटा हो, तो यहाँ पे देखो tan x बराबर tan पाई बाई 3 आ रहा है ना, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, हम पाई बाई 3 लिखेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो tan x बराबर क्या है, tan पाई बाई 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3। ये हो गया हमारा व्यापक हल। देखो थीटा की जगह कितना है, यहाँ पे पाई बाई 3 है, तो हमने थीटा की जगह पाई बाई 3 लिख दिया और हमारा व्यापक हल आ गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि n पाई प्लस पाई बाई 3 है ना, इसमें आप n की वैल्यू z में से यानी कि पूर्णांक संख्या में से कोई भी रखते जाओ, जो भी मान आएगा ना वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। किस प्रकार से संतुष्ट करेगा, देखो एक बार जल्दी से आप इसको और समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे हम। ठीक है, देखो पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। मान लो 60 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 पाई प्लस 60 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पाई प्लस 60 डिग्री इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद इधर गए और पाई पाई प्लस 60 डिग्री करेंगे हम, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे, यानी कि 4 पाई बाई 3 भी समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यानी कि देखो ये n बिलोंग्स टू z है, n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये ऐसे ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही जेड है ना तो माइनस में भी चलेगा अनंत तक। माइनस वाले आप खुद करके देख लेना, हम प्लस वाले बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा x बराबर पाई बाई 3। जब हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x बराबर आएगा 4 पाई बाई 3। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि 7 पाई बाई 3। ठीक है, यानी x बराबर आ जाएगा 7 पाई बाई 3। जब हम n की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 10 पाई बाई 3। आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके ना लघुत्तम लेके और सॉल्व कर सकते हैं, ये मान आते जाएंगे। ठीक है, जब हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13 पाई बाई 3। इस प्रकार ये अनंत तक चलता रहेगा और इधर भी माइनस में अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी वैल्यूओं को अगर हम लिखेंगे तो हम पागल ही हो जाएंगे। इसलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3 पे टेन एक्स बराबर क्या होगा, √3 होगा। तो इस प्रकार से जो शॉर्ट में लिखने का मेथड होता है ना उसको बोलते हैं हम व्यापक हल, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको आशा है। एक बार जल्दी से फिर से देख लो, ये तो क्या है, पाई से छोटा है और ये क्या है, पाई से बड़े हैं सारे के सारे। ठीक है, ये पाई से बड़े हैं या अनंत तक जा रहे हैं ये। ठीक है, तो जो पाई से छोटा 0 से और 2 पाई के बीच में साइन और कॉस के लिए होता है, 10 के लिए होता है 0 से और पाई के बीच में। तो 0 से और पाई के बीच का जो मान होता है उसको तो बोलते हैं मुख्य मान। ठीक है, और बाकी के जो मान होते हैं ना उनको बोलते हैं हम व्यापक मान। ठीक है, या व्यापक हल। कहने का मतलब ये है कि टेन जिन घूम घूम के वहीं पे आते जाएंगे तो ये सारे कोण हमारे पास आते जाएंगे अनंत तक। ठीक है, तो इन सारे जो कोण है ना इनको लिखने के बजाय हमें इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं हम व्यापक हल।
आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है, व्यापक हल क्या होता है और मुख्य हल क्या होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं sec x बराबर 2। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास sec x बराबर 2, ठीक है। हम जानते हैं कि sec जो है वो 2 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। हम देखो ये तो जानते हैं ना, cos के मान तो आपको ध्यान है, cos 60 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/2 होती है, यानी कि sec 60 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं sec π/3, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। sec बदल गया cos में और 2 बदल गया 1/2 में, हमने इसको उल्टा कर लिया, यानी कि हमारे पास आ गया cos x बराबर cos π/3 1/2। ये चीज और ये चीज एक ही लिखी हुई है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। sec को हमने cos में बदल लिया तो sec x तो हो गया cos x, उल्टा करने पे 2 को उल्टा किया तो ये हो गया। अब 1/2 की जो वैल्यू होती है ना cos में, वो π/3 पे होती है, तो cos π/3 लिख लिया हमने 1/2 को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो π/3 है ना, π/3 ये क्या है हमारा, मुख्य मान है, ठीक है। यानी कि x बराबर π/3 हमारा क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। π/3 कहाँ पे होता है, π/3 यहाँ होता है पहले चतुर्थांश में। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो sec है ना वो चौथे चतुर्थांश में भी तो प्लस होता है भाई। तो चौथे चतुर्थांश में 0 से लेकर 2π के बीच की संख्या क्या होगी, 2π माइनस π/3, यानी कि 5π/3। कहने का मतलब यह है कि π/3 और चौथे चतुर्थांश में 5π/3, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, cos x बराबर cos π/3 के मुख्य मान हो जाएंगे, ठीक है। व्यापक मान हम पढ़ चुके हैं, cos का क्या होता है, x बराबर 2nπ प्लस माइनस, और थीटा की वैल्यू π/3 आ रही है तो यहाँ लिख देंगे हम π/3, ठीक है। आप 5π/3 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि 2π में 5π/3 जोड़ लो या घटा दो, वही चीज आएगी। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो हमेशा, देखो बहुत से बच्चे लिखेंगे 2nπ प्लस माइनस π/3, बहुत से लिखेंगे 2nπ प्लस माइनस 5π/3। दोनों चीज ना एक ही लिखी हुई हैं, देखने में आपको अलग अलग लग रही हैं, दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं। जब आप लोग n की वैल्यू इस वाले में देखो, इस वाले में ना एक बार π/3 लेके एक बार 5π/3 लेके n की वैल्यू इस प्रकार से पुट करोगे ना, तो आपको वैल्यू ना दोनों की, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, दोनों वैल्यू ना आपको समान ही प्राप्त होंगी। तो ये चीज और ये चीज एक ही लिखी हुई है, ये देखने में अलग अलग लगती है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व नहीं करके बता सकते हैं आपके लिए, आप इसमें वैल्यू पुट कर लेना n की और सेम ही मान आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cot x बराबर माइनस √3 इस प्रकार से है, ठीक है। cot को हम tan में बदल लेते हैं, तो tan x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि सर tan की जो वैल्यू होती है ना वो π/6 पे 1/√3 होती है, यानी 30 डिग्री पे, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ देखो, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो tan से tan कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो देखो माइनस tan थीटा लिख रहा है ना, ये माइनस tan थीटा लिख रहा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये प्लस का बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये tan x आ गया, माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा यानी कि π/6, ये हो गया हमारे पास tan, ये हो गया 5π/6 इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5π/6।
इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि हमारा जो इस चीज का इसका जो कॉट एक्स बराबर -√3 का जो मुख्य हल था वो आ गया हमारे पास 5π/6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं व्यापक मान की या व्यापक हल की, ठीक है। 10 के लिए व्यापक हल क्या होता है, 10 के लिए व्यापक हल होता है x बराबर n π प्लस थीटा। तो यहाँ पे व्यापक हल हो जाएगा n π प्लस थीटा की या x की वैल्यू आई है 5π/6 इस प्रकार से, ठीक है। और n बिलोंग्स टू z, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देखो 10 जो होता है ना वो दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है और पहले चतुर्थांश में माइनस होता है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है और चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है, ठीक है। जब आप दूसरे चतुर्थांश के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी 5π/6। जब आप चौथे चतुर्थांश के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे ना तो हमारी वैल्यू आएगी 2π - π/6, यानी कि 6 दूनी 12 11π/6 आएगी, ठीक है। इस प्रकार से तो किसी स्टूडेंट का यहाँ पे 11π/6 होगा ना तब भी आंसर हमारा बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। देखने में अलग अलग लगता है लेकिन आंसर सेम ही होता है वो, ठीक है। फिर से वही है, इनकी वैल्यू पुट करके देख लेना, मान हमेशा समान ही आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे कॉसेक एक्स बराबर -2, ठीक है। वही चीज करेंगे हम। देखो डायरेक्ट कॉसेक को सॉल्व करेंगे तो आपको ना मतलब बहुत सारे 6 फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कॉस को साइन में बदल लोगे तो आपको 3 ही फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कॉसेक को साइन में बदल लेते हैं। तो देखो कॉसेक एक्स बराबर है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बराबर -1/2 इस प्रकार से, ठीक है। उल्टा कर लिया है हमने। अब यहाँ देखो माइनस और 1/2 कब होता है, साइन π/6 पे 1/2 होता है, ठीक है। फिर से वही चीज करेंगे जैसे ऊपर किया था, इधर प्लस है इधर माइनस है तो इसको प्लस में बदलेंगे माइनस वाले को। तो जैसे tan के लिए फॉर्मूला होता था ना ऐसे ही साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। tan में माइनस आता था क्योंकि tan में दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, साइन के लिए प्लस आता है क्योंकि साइन तीसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू है π/6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7π/6। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 6 और 1 7 यानी 7π/6 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई 7π/6। ये तो कब आई है हमारे पास तीसरे चतुर्थांश के हिसाब से, ठीक है। अगर हम इस चौथे चतुर्थांश में भी तो साइन माइनस होता है, तो अगर हम चौथे चतुर्थांश के हिसाब से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2π - π/6, ये हो जाएगा हमारे पास 11π/6, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही किया था, देखो 2π - π/6 ये आ गया 11π/6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11π/6। ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है हमारे पास मुख्य हल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यापक हल की। तो देखो हम जानते हैं कि साइन जो है वो तीसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है, इसलिए साइन का जो व्यापक हल था हमने वो समझाया था पहले। क्या होता था, x बराबर n π प्लस -1/n और थीटा की वैल्यू आप ये भी रख सकते हैं ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम ये वाली रख रहे हैं 7π/6। ये आ गया हमारे पास व्यापक हल और n बिलोंग्स टू z।